हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और बेटा अपन लोगों का 11th वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है और आज से हम 12th क्लास, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, भाग 1, इसके 3 भाग हैं 12th क्लास हिस्ट्री के। तो हम बुक से चैप्टर वाइज इसको स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें से निकाल दूँगी। हालांकि मैंने निकाले हुए हैं, लेकिन एक बार सोचा कि क्यों ना बुक से ही स्टडी की जाए, उसमें मैप वगैरह थोड़े अच्छे से होते हैं तो हमें अच्छे से चीज़ों का नॉलेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाग 1 भारतीय इतिहास के कुछ विषय और क्लास आपकी 12th है। ये आपका इसका ऊपर का फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं बुक का। और अब हम इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। इसका इंडेक्स देखते हैं पहले। ये देखिए, बुक का इंडेक्स है, इसमें पहला है आपका चैप्टर ईंट, मनके और अस्थियाँ। फिर सेकंड है इसका राजा, किसान और नगर, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। और उसके बाद में है विषय 3 जो है बंधुत्व, जाति और वर्ग है। विषय 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग है। आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। और उसके बाद में फोर्थ है विचारक, विश्वास और इमारतें, 600 ईसा पूर्व से 600 तक का। उसके बाद जो दूसरा भाग है उसमें देखिए आप विषय 5 में यात्रियों के नज़रिए और विषय 6 में भक्ति, सूफी परंपराएं। तो देखिए, जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और आप पीछे के कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब अपना फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है, इसमें ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, विषय 1। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। शेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हड़प्पा की मोहर है और जो कि शेलखड़ी से बनाई गई है। ठीक है, पत्थर शेलखड़ी होता है, जैसे मुल्तानी मिट्टी जैसा होता है, उससे बनाई गई है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती है। हालांकि क्या कह रहे हैं कि जो लिपि लिखी गई है उसका नहीं पढ़ा जा सका, लेकिन हम चीज़ों से हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की उनकी जीवन शैली रही होगी। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, हो सकता है कि हमेशा ही रहें। अब देखिए, मोहर है हड़प्पा की और ये अलग अलग मोहरें दिखा रखी हैं इसमें। देखिए, मनके, बाट और फलक। ठीक है, तो ये हैं इनके मनके, बाट और फलक। और इसका जो निर्धारण किया गया है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है। ठीक है, हालांकि सब विद्वानों के अलग अलग कथन हैं, अलग अलग उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इधर दे रखा है, अंग्रेजी में BC, तो हिंदी में ईसा पूर्व तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। ये PGT हिस्ट्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कभी कभी आप तिथियों में AD, हिंदी में ईस्वी लिखा देते हैं, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। दो लैटिन शब्दों से बना, इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। आजकल AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग किया जाता है और CE जो है अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हमने BCE के लिए E ईस्वी पूर्व और CE के लिए ईस्वी और BP के लिए वर्तमान से पहले के शब्दों का प्रयोग किया। अब देखिए, ये हैं हड़प्पा के प्रमुख स्थल। अब देख सकते हो नदियां हैं ये सिंधु की, तो ये सिंधु नदी है, झेलम, चिनाब, फिर ये रावी,
ठीक है, ये सतलज। और ये जो डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं ये हैं सारे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। देखिए मांडा है उत्तर में, ठीक है, और इधर सिंध है, कोट दीजी, चन्हू-दड़ो, ये धोलावीरा है, नागेश्वर है, इधर रंगपुर है, लोथल है, आमरीकोट है, और बालाकोट है, चन्हू-दड़ो, मोहनजोदड़ो, और ये इधर जो है अफ़गानिस्तान में सुतकांगेंडोर है। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट हैं। और इधर है भारत वाले राखीगढ़ी, मीताथल, बनावली, और भारत में है ये राखीगढ़ी, मीताथल, बनावली और कालीबंगा, ठीक है। और ये नदियाँ दिखा रखी हैं, गंगा, यमुना, चंबल, माही, नर्मदा, साबरमती आदि। अब देखते हैं इसका आरंभ। आरंभ में क्या है, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और में बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों से त्याग दिए जाने वाले ऐसे प्रतीत होते हैं कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। ये कह रहे हैं कि कुछ जो स्थल थे वो आरंभ के हैं, कुछ आरंभ से पहले के हैं और कुछ आरंभ के बाद के हैं। और मृदभांड मिले हैं, तो मृदभांड जो है उस समय स्टोरेज का काम करते थे। और मृदभांडों से हमें पता चलता है कि वहाँ कृषि भी था, पशुपालन भी था और शिल्पकारी भी थी, ठीक है। जैसे हम बड़े बड़े मटके होते हैं तो अनाज स्टोर कर रहे हैं, पशुओं का दूध है, घी है, तो इस तरह की चीज़ें मटकों में। और शिल्पकारी तो पता चल ही रहा है कि मटके बन रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे शिल्प भी था। अब देखते हैं निर्वाह के तरीके। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल थे समान थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिसमें मछली शामिल थे, से भोजन प्राप्त करते थे और जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधित विषयों की जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ से जैसे वो फसल, खेत को जला दिया, एक फसल हो गई, तो वहाँ से कुछ दाने जो खेतों में बिखर जाते हैं, तो वो जली हुई फसलों के जो दानों के अवशेष हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे फसलों का उत्पादन होता था। और फसलें कौन कौन सी थी वहाँ पे, जैसे गेहूँ है, जौ है, दाल है, सफ़ेद चना, तिल आदि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें थी। अब देखिए कि जैसा इसमें बताया गया है, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए, ठीक है। तो चावल के दाने जो है कम मिले थे और बाजरा कहाँ से मिल रहा है, गुजरात से। फिर कि हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो हड्डियों में कौन कौन है वहाँ पे, भेड़ है ना, बकरी है, भैंस है, सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं। और उसके बाद में है कि इनका जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि ये सभी जानवर जो है वो पालतू हैं। जंगली प्रजातियों में वरहा, सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां मिली हैं। और हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेट समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। तब वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वो खुद ही शिकार कर रहे हैं या कोई शिकारी समूह था तो उनसे उन चीज़ों को खरीदते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है इनका कृषि प्रौद्योगिकी। तो देखिए कृषि प्रौद्योगिकी में क्या है, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में इस पर जानकारी मिलना कठिन है। तो फिर क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था, ठीक है। मुहरों पर किए गए रेखांकन और मृण मूर्तियाँ इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातात्विक कहते हैं कि खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है, कि बैलों की मूर्तियाँ मिली है। हालांकि गाय के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। तो कह रहे हैं कि बैल मिले हैं। तो बैल जैसे अभी वर्तमान में भी कई जगह बैलों से खेती की जाती है, तो बैल के साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि खेती जो है वो बैलों से की जाती थी। चोलिस्तान के कई स्थानों और बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल बने हैं, ठीक है। तो हल बने इसका मतलब खेती करते थे, क्योंकि इंसान उन्हीं चित्रों को
या उन्हीं खिलौनों को बनाता है स्टार्टिंग में जो वो अपने चारों तरफ देखता है। हम किसी नई चीज़ को इमेजिन नहीं करते हैं, वो चीज़ें बाद में आती है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे हम अपने सराउंडिंग जो चीज़ें देखते हैं उन्हीं की कलाकृतियाँ करते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त कालीबंगा राजस्थान से भी एक जूते हुए खेत की, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले, जो कि आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है। मैंने बोला कि हड़प्पा को 3 भागों में बांटा, आरंभिक हड़प्पा, फिर हड़प्पा और फिर उत्तर हड़प्पा। तो आरंभिक हड़प्पा से संबंधित, और ये क्या कह रहे हैं कि इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। ठीक है, जैसे सीधा जैसे अपन प्लस का साइन बनाते हैं, तो उस तरह से वहाँ पे फसल मिले, जो कि दर्शाते हैं कि एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई वो पत्थरों से काटते थे या धातु उनके पास में था। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी, और अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, परंतु पंजाब और सिंध से नहीं। अब ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज पंजाब में इतनी नहरें हैं, लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करें तो वहाँ पे इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, सिर्फ शोरतुगई अफगानिस्तान से इसके साक्ष्य मिले हैं। और ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो वो नहरें जो थी तो वो मिट्टी के गाद से भर गई हों, इसलिए कोई उनके अवशेष ना मिले हों। अब आप देखिए इस मानचित्र में छोटे छोटे जो हैं हड़प्पा संस्कृतियां हैं, ये दम्प सादात है, सिंध है, कोट डीजी है, आमरी नाल है, और ये सिसवाल ये हरियाणा में आता है। अभी क्या कह रहे हैं आगे, प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। तो कहाँ से जलाशय मिले हैं, धोलावीरा से, और उसका प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, कृषि के लिए। तो आज बच्चों इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, और कल की हमारी हेडिंग रहेगी मोहनजोदड़ो, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। अगर आपको ये पैटर्न पसंद आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।